क्लास 8th में आप लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर जो थे, 2 पाठ आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक तो था बिलस्यवाड़ी न कदापि में श्रुता, और एक पहला चैप्टर जो पढ़े थे वो था सुभाषितानी। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजिटल इंडिया का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, जहाँ पर आप रुपए, पैसे और कागज को न्यूनतम स्तर पर ले जाते हैं। उसके प्रयोग पे आप किसका प्रयोग करते हैं? संगणक अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप पैसों का लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, लिखने के लिए या कोई भी किताब पढ़ने के लिए आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि यह डिजिटल भारत, जो डिजी भारत इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब क्या हुआ कि संक्षेप में इसको डिजी भारतम तो लिख दिया है, लेकिन यह बताना यह चाहता है कि आने वाले समय में, आज तो हम कर ही रहे हैं, एक ऐसा समय आ ही गया है बल्कि कि हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह कहीं पे भी कोई रूम बुक करना हो, कोई आपको कहीं आना जाना हो, चाहे वायु यात्रा मतलब एरोप्लेन के माध्यम से आपको कहीं जाना हो, या रेल की यात्रा करनी हो, तो आप अपना टिकट कैसे करते हैं? मोबाइल से बुक कर लेते हैं। और आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप अपना मोबाइल, एक कागज़ लेने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। आप अपने मोबाइल में ही उस टिकट को बड़े ही सेव कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। और जब भी आपसे टिकट मांगता है, जो रेल निरीक्षक या टिकट निरीक्षक जब आता है आपके पास, तो आप उसी को दिखाते हैं। इसी की व्याख्या इस पाठ में आपको बताई गई है और हम इसको अब पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही सरल है ये पाठ, ठीक है? तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। मतलब यह बात जो शुरू हुई कि किस तरीके से इंडिया को अब डिजिटल इंडिया बनने की जरूरत है, मतलब कम से कम कागजों का प्रयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के प्रयोग के माध्यम से, मोबाइल के प्रयोग के माध्यम से मोबाइल पैसे रुपए का लेन देन किया जाए, यह इसमें बताया गया है। चाहे वह बुक को खरीदने की बात हो, तो हम क्या करते हैं, उसको किस तरीके से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे सबसे अच्छी बात क्या है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं और यूट्यूब में ही सारी चीज़ें सीख रहे हैं, किस तरीके से शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। आप सब उस अध्ययन में रत हुए हैं, तो आपको भी यह समझ में आ रहा होगा कि यह डिजिटल इंडिया का एक नया रूप हमें देखने के लिए मिला हुआ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। आयाम मतलब क्या? विभिन्न पक्षों को छुआ गया है, मतलब संकलित किया गया है, एकत्रित किया गया है इस पाठ में, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बटन दबाते हैं, हम उंगली से एक क्लिक करते हैं, एक छूते हैं और कुछ भी जो हम चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। हम कैसे? आज डिजिटल इंडिया के द्वारा। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। देखते हैं आप, चाहे जितना भी दूर रहे हम, पहले एक सिंपल सी मोबाइल होती थी, एक बहुत ही सामान्य से, जिससे हम बात कर सकते थे केवल। अब क्या होता है, अब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। ठीक है कि हम किस तरीके, कौन इतनी दूर होने के बाद भी, भौगोलिक दूरी मतलब कोई एक व्यक्ति किसी ठंडे प्रदेश में है, तो कोई एक व्यक्ति बहुत ही ग्रीष्म ऋतु जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती वहाँ है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे मौसम एकदम सामान्य रहता है। हम एक जगह बैठे बैठे कई लोगों को जोड़कर वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी के महत्व को इस पाठ में बताया गया है। साथ ही साथ इससे क्या हो गया, जीवन बहुत ही सरल बन गया है, सुविधाजनक बन गया है। नहीं तो आप चाहे एक छोटी टीवी रिचार्ज करना हो या मोबाइल रिचार्ज करना हो, आप कैसे करते थे? आपको जाना पड़ता था दुकान पर, कैश देकर आप काम करते थे अपना, पैसे को देकर, रुपए को देकर। लेकिन अब क्या करना हो रहा है, आप घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल को और टीवी को रिचार्ज कर ले रहे हैं। यह इंटरनेट की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप अपने बैंक का काम भी कर सकते हैं। बैंक में कितना पैसा है, सुरक्षित है या नहीं, कहीं पैसा गायब तो नहीं हो गया, यह सब जानने के लिए आपको बैंक की भागदौड़ करनी होती थी। परंतु आज के समय में आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक अकाउंट बनाकर आप क्या करते हैं, अपना बैलेंस भी जान लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप एक दूसरे को पैसे रुपए का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस पाठ में बताया गया है। ये बहुत ही सरल संस्कृत में भाव को व्यक्त करने का एक पाठ है। यह बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आसान है बेटा। अब हम शुरू करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। अद्य, आज। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सारे, विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते।
डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इतस्य, इति अस्य, ऐसा इसकी चर्चा श्रूयते, सुनते हैं, सुनने में आ रहा है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनने के लिए मिल रही है। मतलब सारे देश यह सुन रहे हैं अब कि भारत भी एक डिजिटल इंडिया के रूप में, एक इंटरनेट के रूप में सबके समक्ष एक नए रूप में सामने आ रहा है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस, पदस्य, बात की, मतलब डिजिटल इंडिया की, कः भावः, क्या भाव है, मतलब इसका क्या मतलब है, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मनसि, मन में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। अब इस डिजिटल इंडिया को, इसका क्या मतलब है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है कि ये डिजिटल इंडिया होता क्या है। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होना। फिर है काल परिवर्तनेन, काल के परिवर्तन के, सह, साथ, मानवस्य, मनुष्य की, आवश्यकता अपि, आवश्यकता, आवश्यकता, अपि भी, आवश्यकता भी, परिवर्तते, परिवर्तित होती जा रही है। मतलब समय बदला तो आवश्यकताएं बदली, और आपने सुना भी होगा कि आवश्यकता जो होती है वह आविष्कार की जननी होती है। मतलब जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती तब तक हम उसको आविष्कृत नहीं करते, खोजते नहीं है, बनाते नहीं है, खरीदते नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब बता क्या रहा है, प्राचीन काले, प्राचीन काल में, ज्ञानस्य, ज्ञान के, आदान प्रदानम, मौखिकम आसीत, ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान प्रदान, लेना और देना कैसा था, मौखिकम, मौखिक, आसीत, था, मतलब केवल मुख से हम बोलते थे और उसको कंठस्थ करते थे, याद करते थे। मतलब पहले जब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता था तो कैसे देता था, सारा ज्ञान मौखिक होता था और जो शिष्य होता था वो उसको कंठस्थ करता था, याद करता था, समझता था, ग्रहण करता था, और इस तरीके से परंपरा चलती थी प्राचीन काल में। विद्या च, और विद्या, च मतलब और विद्या श्रुति परंपराए गृहते स्म, और विद्या श्रुति परंपराया, श्रुति परंपरा के द्वारा, गृहते स्म, ग्रहण की जाती थी। स्म मतलब था, थी होता है, ये जो है भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, बाद में, ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि, देखो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, ये है ताल पत्र ऊपरी, ताल के पत्ते के ऊपर, एक पत्ता है जिसको ताल का पत्ता बोलते थे, पहले उस पर लिखते थे लोग, बड़ा बड़ा पत्ता होता था। तो इसमें ये जो संधि कौन सी है, गुण संधि है, कि अ या आ के बाद ताल में अ है, उसके बाद ऊ आया तो ऊ और अ मिलके ओ बन गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है कि ताल के पत्ते के ऊपर, भोज पत्रोपरि च, और भोज के पत्ते के ऊपर, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। आरब्ध मतलब आरंभ होना, लेखन मतलब लिखने का, कार्य मतलब कार्य, अर्थात पहले तो केवल मौखिक, मतलब केवल बोलकर, ओरल, हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करते थे, प्राप्त करते थे, ग्रहण करते थे। लेकिन जब बाद में समय बदलता गया तो भोजपत्र, भोज का एक पत्ता होता है, ये भी एक वृक्ष का पत्ता है, और ताल पत्र, ताल के पत्ते के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण, क्या बोल रहे हैं, और परिवर्तन काले, समय के समय, काले मतलब काल में, ठीक है, परिवर्तन काल में, कर्गदस्य, कागज के, लेखन्या, कागज पे लिखने के लिए आविष्कार किया गया, कागज का आविष्कार किया गया लिखने के लिए, सर्वेषामेव, सभी लोग ही, मनोगताम, मन मतलब अपना मन, हृदय, गताम मतलब स्थित, मन में स्थित, भावानाम, भावनाओं को, कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपर, देखो यहाँ पे भी गुण संधि है बेटा, कर्गद ऊपरी, कर्गोदपरी,
कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखने का कार्य शुरू किया। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अपनी बातों को लिखने के लिए हम भोजपत्र का उपयोग करते थे। बाद में जब कागज का आविष्कार हो गया तो हम अपने मन की भावों को लिखने के लिए क्या करते हैं, कागज पर लिखना शुरू करते हैं।